Yes, thank you. Over to you. Thank you. ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है डेरिवेटिव ट्रेडिंग का, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इस टॉपिक पे थोड़ी और क्लैरिटी दे सकूँ। जो डेरिवेटिव्स है वो ऐसा नहीं है कि हाल ही में कुछ 20-25 या सालों पहले आया हुआ है। काफ़ी अरसों से डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती हुई है और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स रहे हैं। शुरुआत इनकी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज से हुई थी, आगे जाते हुए एनर्जीज पे गई थी, फिर जाके फाइनेंशियल्स पे और इक्विटीज पे भी आती हुई दिखी है। बेस सबका कॉमन होता है, सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बदलते रहते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये देखना है कि डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव अपने आप में कोई एक एसेट क्लास नहीं होता है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अपनी वैल्यू किसी दूसरे एसेट क्लास से, या जिसको हम अंडरलाइनिंग कहते हैं, उससे वो उसकी वैल्यू डिराइव करता है। तो इसीलिए इसे डेरिवेटिव कहते हैं कि जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव करता है। तो काफी सारे एसेट क्लासेस है जिसके डेरिवेटिव्स देखने मिलते हैं। जैसे कि इक्विटी हो गया, फिर इंटरेस्ट रेट्स के डेरिवेटिव होते हैं, कमोडिटीज के डेरिवेटिव होते हैं। तो इस तरीके से हर एक एसेट क्लास के अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं। और बेसिक जो इनका एक असेंशियल है कि ये इसका ये जो एक बेसिक चीज है कि जो भी आप करेंगे, इसकी एक जो वैल्यू है वो डिराइव होती है किसी एक अन्य एसेट से। इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये किसी और एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव करता है। तो कौन से सारे अंडरलाइनिंग एसेट्स है, जैसे मैंने कहा कि जिसके चलते हुए जिसके हम लोग डेरिवेटिव्स आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि शुरुआत एग्री कमोडिटीज से हुई थी, जैसे कि कॉर्न है, कॉफी है, पल्सेस है, कॉटन है। इन सब के डेरिवेटिव्स की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। अर्ली ट्रेडर्स जो कहा जाता है, उन अर्ली ट्रेडर्स के चलते हुए ये डेरिवेटिव किया गया था, उनकी क्रॉप के प्राइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए और वो फिर एनर्जी में आए, कोल में, गैस में, ऑयल में, फिर मेटल्स में। जैसे कि आप देख सकते हो कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। इन सारे मेटल्स में भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आते गए। उसके बाद में डेरिवेटिव्स का आगे इजाद हुआ, वो है फाइनेंशियल एसेट्स में। तो इस तरीके से देखोगे तो हर एक अंडरलाइनिंग के लिए डेरिवेटिव्स यूज होता है। और काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इनको यूज करते हैं। एक इंडिविजुअल निवेशक है, जैसे कि यहाँ पे कोई बहुत सारे लोग मौजूद है तो वो यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव्स। कॉर्पोरेट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो वो सभी ये चीज का यूटिलाइज करते हैं। तो मेजरली क्या वजह है या क्या मेन कारण है या मुख्य कारण है जिसके लिए डेरिवेटिव्स का यूटिलाइज होता है। तो मेजर रीजन ये है कि डेरिवेटिव्स बेसिकली एक जरिया है रिस्क मिटिगेट करने का, या अपने आप का रिस्क हेज करने का। या कि हम ये भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव्स ये है कि जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स है, जिनको अपनी एसेट पे रिस्क नहीं लेना है, अ, वो अपनी रिस्क पास ऑन करते हैं जो रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर्स है, कि जिनको अपनी रिस्क लेके आगे उसमें कुछ मुनाफा कमाने के मौके दिख रहे होते हैं, तो वो उस रिस्क को उठाते हैं। तो बेसिकली वो एक व्यक्ति से रिस्क उठा के, या एक इंस्टीट्यूशन या एक इंसान से रिस्क ट्रांसफर होता है दूसरे इंसान की ओर। तो इस तरीके से रिस्क ट्रांसफर करने को, या अपने रिस्क कम करने के लिए डेरिवेटिव्स का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, डेरिवेटिव्स जो है वो एक माध्यम है एक प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी का। क्योंकि यदि आप नॉर्मल इक्विटी क्लास में जाएंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर स्टॉक मार्केट में नॉर्मल इक्विटी में आप ट्रेड करते हो या स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, तो उन्हें सेल करने का, आपके पास ना होते हुए भी आपको लगता है कि वो चीज़ महंगी है और मुझे उसको बेच के कमाना है, तो वो इक्विटी मार्केट में या कैश मार्केट में वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है।
बट डेरिवेटिव्स वो चीज आपको देता है कि आप उस एसेट क्लास को शॉर्ट भी कर सकते हो, जिससे एक मार्केट प्राइस की डिस्कवरी बेहतर होती है। तो जिसकी वजह से एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी डेवलप होता है, जिसका भी मेजर यूटिलाइजेशन डेरिवेटिव्स का मेजर यूटिलाइजेशन उसके लिए होता है। अब डेरिवेटिव्स में कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं? दो मेजर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, एक तो है फ्यूचर और दूसरा है ऑप्शंस। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अग्रीमेंट होता है दो पार्टियों के बीच में। वापस मैं कहना चाहूंगा, मैं वर्ड अग्रीमेंट यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई एसेट क्लास नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में, जो अग्री करते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस में, एक पर्टिकुलर डेट पे, एक स्पेसिफिक डेट रहती है कि इस डेट तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और इस प्राइस में एसेट्स एक्सचेंज होंगे। ठीक है, तो और ये एक्सचेंज पे आने के बाद स्टैंडर्डाइज हो गया था। जब शुरुआत हुई थी तभी ये ओवर दी काउंटर ट्रेड होते थे, तभी कस्टमाइज होते थे। धीरे धीरे जैसे फॉर्मलाइज होते गए वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी स्टैंडर्डाइज होते गए थे। तो इस तरीके से फ्यूचर्स का इस्तेमाल होता है। दूसरा जो एक एसेट है वो है ऑप्शंस का। तो ऑप्शंस ये देता है, बेसिकली आपको एक राइट देता है। यदि आप उस अंडरलाइनिंग एसेट को खरीदना चाहोगे एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में, उस चीज की आपको राइट देता है, या तो राइट देता है उस एसेट को एक पर्टिकुलर टाइम में बेचने की। तो बेसिकली एक राइट ट्रांसफर है वो, फ्रॉम द बायर टू द सेलर और फ्रॉम द सेलर टू द बायर। इन दोनों के बीच में ट्रांसफर करने की एक ऑप्शन है आपको कि यदि आपको करना है या नहीं करना है। तो ये एक बेसिकली इसके इसीलिए इसको टर्म दिया जाता है ऑप्शन, बिकॉज आपके पास एक वो सुविधा है कि यदि आपको करना है, ये आपके लिए मुनाफा फायदेमंद है, तभी आप कीजिए। यदि आपको लगता है कि फायदेमंद नहीं है तो उसे मत कीजिए और उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे एक्सपायर होने दीजिए। तो इस तरीके से ये दो मेजर डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि फ्यूचर होता है और दूसरा होता है ऑप्शंस। अब बेसिकली फ्यूचर्स और ऑप्शंस आप किस किस सेगमेंट्स पे आ सकते हैं? सभी सेगमेंट्स पे, जैसे मैंने बोला कि बेस कॉमन है, आपकी अंडरलाइनिंग चेंज होती रहेगी, वैसे वो डेरिवेटिव्स चेंज होते रहेंगे। तो स्टॉक बेस्ड यदि आप डेरिवेटिव करते हो तो वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक सेलर और बायर के बीच में, कि ये पर्टिकुलर डेट पे, ये पर्टिकुलर प्राइस पे मैं ये शेयर्स आपसे खरीदूंगा और वो पर्टिकुलर प्राइस पे उस शेयर को बेचेंगे। तो ये एक स्पेसिफिक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे एक्सपायर होता है। तो इस दौरान ये कभी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको एक स्टॉक बेस्ड डेरिवेटिव कहते हैं हम लोग। और ये एक सबसे बड़ी चीज ये दर्शाता है कि इसमें हमें एक जो मोमेंटम है जो डेरिवेटिव का, वो उसकी अंडरलाइनिंग पे आएगा। यदि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, यदि आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उस शेयर यदि ऊपर जाता है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी ऊपर जाएगा फ्यूचर्स में, और यदि वो शेयर नीचे जाता है तो उसका जो फ्यूचर डेरिवेटिव होगा वो भी नीचे जाएगा। तो वो दोनों एक सिंक में चलते हैं, एक एक दूसरे से प्राइस, वो अंडरलाइनिंग से वो डेरिवेटिव अपनी प्राइस डिराइव करता है। तो सिमिलरली यदि मैं स्टॉक पे कर सकता हूँ तो उसी तरीके से मैं इसको इंडेक्स पे भी कर सकता हूँ। तो इंडेक्स बेस्ड जो डेरिवेटिव होगा वो इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि ओवरऑल यदि आपको पूरा इंडेक्स पे बाई करना है या पूरे इंडेक्स पे सेल करना है, तो जब तक ईटीएफ्स नहीं थे एक्टिव तब तक तो काफी मुश्किल होता था। ईटीएफ्स के बाद आप बाई करना इजी हो गया है, पर उसको मैं सेल करके नहीं चल सकता हूँ। तो बाई और सेल दोनों का ऑप्शन आपको एक इक्विटी इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव ऑप्शन से मिलता है। जो बहुत ही प्रख्यात इक्विटी डेरिवेटिव इंडेक्स ऑप्शंस है वो आपका निफ्टी है। जो आप रेगुलरली आप उसके जो प्राइसेस देखते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो निफ्टी 50 के फ्यूचर्स है, सेंसेक्स फ्यूचर्स है, इवन निफ्टी मिड कैप के है, स्मॉल कैप के फीचर्स है, इवन आप देखोगे तो सेक्टर स्पेसिफिक भी है, जैसे कि बैंक की निफ्टी है जो भी काफी Not getting वाइडली sound. ट्रेडेड है। अब आवाज आ रही है? यस यस, आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। या ओके। सो इस तरीके से इक्विटी डेरिवेटिव इंडेक्स बेस्ड भी होते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि डेरिवेटिव्स आने के बाद, जैसे मैंने पहले भी कहा,
वो आपको एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे एक बेहतर प्राइस डिस्कवरी मिलती है। वो यदि आप कैश बेस्ड ट्रेडिंग देखते हो तो उसमें वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, जिससे एक सेलर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। प्लस यदि आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस मार्केट में उस तरीके का एक अगर आपको ऑप्शन मिलता है, तो इवन आप आपका रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की बेनिफिट्स भी उसमें से ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि कैसे इक्विटी की डेरिवेटिव्स ट्रेड होती है। अब हम समझेंगे आगे जाके कि ये ट्रेड तो होती है, पर इसकी साइकिल्स कैसे होती है। तो यदि आप निफ्टी 50 की साइकिल की बात करेंगे, तो निफ्टी फ्यूचर्स में एक समय पे 3 कॉन्ट्रैक्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल्स रहते हैं, और इसमें एक नियर मंथ रहता है, एक नेक्स्ट मंथ रहता है और एक फार मंथ रहता है। जैसे कि अभी के लिहाज में यदि आप देखें, तो दिसंबर मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, जनवरी मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, और फरवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा। जैसे ही महीने का आखिरी थर्सडे आता है, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होती है। तो उस हिसाब से 30 दिसंबर को आपकी दिसंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी, और उसके बाद एक फार मंथ का एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, जो कि होगा मार्च मंथ का। सो 31 दिसंबर को वापस आपने देखोगे तो 3 नए कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होंगे। एक जनवरी मंथ का होगा, जो कि नियर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फेब्रुअरी मंथ का होगा, जो कि नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और मार्च महीने का जो नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, वो आपका फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कोई भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखोगे तो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको ट्रेड करने मिलता है। जनरली यदि आप देखोगे तो लास्ट थर्सडे होता है एक्सपायरी का दिन, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ फ्यूचर्स के लिए। यदि वो थर्सडे अगर ट्रेडिंग हॉलीडे है, तो एक्सपायरी एक दिन पहले हो जाती है, जो कि वेनेसडे हो जाएगा। जब कोई भी नया फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस होता है इंडेक्स बेस्ड में, तो उसका जो मिनिमम लॉट साइज है या मिनिमम टाइम लॉट 5 लाख का होता है इंट्रोडक्शन के टाइम पे, और उसको टाइमली रिवाइज किया जाता है एक्सचेंजेस के द्वारा, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू काफी बड़ी नहीं हो जाए इसके लिए। और जो प्राइस टिक्स होती है वो 5-5 पैसे के इंक्रीमेंटल्स पे होती है, और बाकी ओवरऑल तो प्राइस मूवमेंट मार्केट फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, पर मिनिमम टिक्स जो होती है वो 5-5 पैसे की होती है। अब ये तो हो गया अपना फ्यूचर्स की साइकिल। अब इसमें जाते हैं आगे कि अब ऑप्शन की साइकिल कैसे हो सकती है। तो ऑप्शन की साइकिल्स फ्यूचर से थोड़ी अलग है। उसका मेन कारण है कि कुछ साल पहले एक्सचेंजेस ने वीकली ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए थे इंडाइसिस पे। तो जो सबसे वीकली ऑप्शंस जो होते हैं, उनकी एक्सपायरी जो होती है, वो हर हफ्ते का थर्सडे जो होता है, वो उनकी एक्सपायरीज होती है। और सिमिलरली यदि वो एक ट्रेडिंग हॉलीडे है, तो वो एक्सपायरी वेनेसडे को आती है। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम यदि आप देखोगे ऑप्शंस के लिए 7 वीकली एक्सपायरीज ओपन रहती है। उसके अलावा आपके पास 3 कंसेक्यूटिव मंथली जो एक्सपायरीज जो फ्यूचर्स की है, वैसे ही ऑप्शंस की भी अवेलेबल होती है। पर जैसे भारतीय बाजार में लीप्स ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जो कि यदि आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म इक्विटी ऑप्शंस रहते हैं, जिसको यदि आप देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 3 या 4 महीने की आगे की 3 से 4 साल की आगे की एक्सपायरीज भी होती है, जिसमें आपको 3 क्वार्टरली मंथ की एक्सपायरीज मिलेगी, जैसे कि मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। इन 4 साइकिल्स में चलते हैं, जिसमें से 3 क्वार्टरली मंथ की एक्सपायरीज ओपन होगी। जैसे कि अभी के लिहाज में आप देखोगे तो दिसंबर, मार्च और जून क्वार्टरली एक्सपायरीज ओपन होगी। उसके अलावा 8 सेमी एनुअल मंथली एक्सपायरीज होगी, जो कि आपकी जून और दिसंबर की होगी। तो इस तरीके से अगर आप लीप्स ऑप्शंस देखोगे, तो ऑलमोस्ट एक समय पे आपकी इतनी सारी एक्सपायरीज जो है वो आपको ट्रेडिंग के लिए मिलती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक जो वीकली ऑप्शंस आने के बाद आपको एक अच्छी खासी लंबी एक्सपायरीज ऑप्शंस में मिलती है। हालांकि जब आप फ्यूचर्स में जाते हो तो आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 3 एक्सपायरीज मिलती है। अब जैसे ये हमने बात कर ली इक्विटीज की, पर यदि हम एसेट क्लास चेंज करते हैं, उसका अंडरलाइनिंग चेंज करते हैं, तो उसकी डेरिवेटिव्स भी चेंज होती है। जैसे कि अभी तक जो हम लोग ने डिस्कस किया, उसमें अंडरलाइनिंग एक इक्विटी था या तो एक इंडेक्स था। यदि वो अंडरलाइनिंग हम करेंसी पे बदल देते हैं, तो वो करेंसी की डेरिवेटिव्स हो जाती है। तो भारतीय बाजार में जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड या वाइडली ट्रेडेड
करेंसीज है वो आप कह सकते हो यूएसडी आईएनआर है या तो यूरो आईएनआर है, और जिनके स्टॉक फ्यूचर्स भी है और ऑप्शन फ्यूचर्स भी है। ये करेंसी डेरिवेटिव्स होती है। इसका बेस सेम है जो इक्विटी का रहता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होगा दो पार्टीज के बीच में, जो एक स्पेसिफिक डेट तक का कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी होगी और एक प्री डिफाइंड रेट होता है उसका। तो इसी तरीके से एक करेंसी का डेरिवेटिव्स भी होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये नोट करने की होगी कि जो करेंसी डेरिवेटिव्स होते हैं इसमें दो करेंसियों के बीच में एक्सचेंज होता है, जबकि आप इक्विटी डेरिवेटिव्स में लोगे तो उसमें एक सिंगल स्टॉक पे मूवमेंट होती है। तो इसकी अंडरलाइनिंग जो है यूएस, फॉर एग्जांपल अगर यदि आप यूएसडी आईएनआर लेते हैं तो इसकी जो अंडरलाइनिंग की मूवमेंट होगी वो यूएस डॉलर और आईएनआर की जो रेट है उसके दोनों के फ्लक्चुएशंस में, जैसी कुछ चीजें हैं जो यूएसडी आईएनआर को भारतीय बाजारों की तरफ से भी इम्पैक्ट करती है और विदेशी बाजारों की तरफ से भी इम्पैक्ट करती है। तो इसके मूवमेंट के ऊपर एक करेंसी होती है और एंड में जो एक्सचेंज होता है वो डॉलर आईएनआर के बीच में होता है। तो इस तरीके से करेंसी डेरिवेटिव्स आगे चलती है। अब यदि मैं इसके ऊपर इसको मैं इंटरेस्ट रेट्स की तरफ लेके जाऊंगा तो वो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या तो माइबोर है। माइबोर यानी बॉम्बे इंटरबैंक एक्सचेंज रेट। ये जनरली ये एक्चुअली लाइबोर के ऊपर पूरा बेस था, जो लंदन इंटरबैंक एक्सचेंज रेट्स है वो, और इंटरबैंक ऑपरेटिंग रेट्स के हिसाब से ओवरनाइट रेट, सॉरी। तो इसकी तरीके से होता है, ट्रेजरी बिल्स के ऊपर होता है, इवन इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर भी ऑप्शंस आते हैं। तो जैसे जैसे आपकी अंडरलाइनिंग चेंज होती जाती है वैसे उनकी जो अंडरलाइनिंग की मूवमेंट के हिसाब से उनके डेरिवेटिव की मूवमेंट होती है और उसमें हल्का सा फेरबदल होता है। जैसे कि यदि आप इंटरेस्ट रेट की फ्यूचर्स देखोगे तो फ्यूचर्स में नोशनल प्रिंसिपल होता है, एक्चुअल प्रिंसिपल कभी एक्सचेंज नहीं होता है। वो प्रिंसिपल जो है वो नोशनल रहता है। जब सेटलमेंट होता है वो मार्क टू मार्केट या एंड ऑफ द सेटलमेंट जो गेन्स होते हैं उसके ऊपर वो एक्सचेंजेस होते हैं। एक्चुअल जो नोशनल मनी है वो कभी एक्सचेंज नहीं होता है। यदि आप इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस में जाओगे तो उसमें अंडरलाइनिंग आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं होती है, हालांकि जो अंडरलाइनिंग होती है वो इंटरेस्ट रेट इटसेल्फ होती है। तो इस तरीके से हल्की सी फेरबदल होती है, पर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो सेम रहता है। जो करंट भारतीय बाजारों में इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस है अवेलेबल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस अवेलेबल है। यदि इसके अलावा यदि आप बात करें तो कमोडिटीज है। कमोडिटीज पे एक डेरिवेटिव है जो वाइडली ट्रेडेड है, वो जो है क्रूड ऑयल है या गोल्ड है या सिल्वर है, सोया ऑयल है, इवन एग्री कमोडिटीज है, कॉटन है, इन सब पे एक अच्छी खासी ट्रेड्स होती है। जो इसमें भी जो मेजर पार्ट है वो सिमिलर है कि आपकी जो अंडरलाइनिंग है। फिर इसमें दूसरी चीज ये होती है कि ये सारी कमोडिटीज इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेड होती है। तो इसके लिए इसकी जो अंडरलाइनिंग पे इम्पैक्ट आता है वो केवल डोमेस्टिक फ्रंट पे भी नहीं होता है पर इंटरनेशनल फ्रंट पे होता है। हालांकि जब हम इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें मूवमेंट काफी हद तक अपने डोमेस्टिक कारणों से या डोमेस्टिक मूवमेंट पे निर्भर करता है। तो इसीलिए हर एक जो डेरिवेटिव्स है जो अब तक हम लोग ने समझे, जो इक्विटी डेरिवेटिव है, करेंसी डेरिवेटिव है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव है या कमोडिटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने से पहले ये सबसे ज्यादा समझने की बात है कि जो उसकी जो अंडरलाइनिंग है, फिर चाहे वो स्टॉक हो या बॉन्ड हो या करेंसी हो या कोई कमोडिटी हो, उस अंडरलाइनिंग की मूवमेंट कैसे होगी और उस मूवमेंट से उस डेरिवेटिव पे क्या इम्पैक्ट होगा वो समझना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक डेरिवेटिव समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए जब भी आप डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करते हैं तो उसकी अंडरलाइनिंग की मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स और ऑप्शंस की, उस पर हम बात करेंगे। जो सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी में आती है ऑप्शंस में है वो है स्ट्राइक प्राइस। सो स्ट्राइक प्राइस ये होता है कि बेसिकली जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे आप एंटर करते हो तो जैसे हम बोलते थे कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, तो वो जो स्पेसिफिक प्राइस है वो है स्ट्राइक प्राइस। ये प्राइस होती है जिसपे बायर, जो कॉल के बायर है वो अपनी
पोजीशंस को बाय करेंगे, या पुट बायर्स हैं वो अपनी पोजीशन सेल करेंगे। दूसरा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो एक्सपायरी डेट है। हम हमेशा कहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक डेट पे एक्सपायर होगा। तो इसकी वजह से वो एक कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट डेट होती है, जिसमें आपने देखा था कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि फ्यूचर्स के लिए आखिरी जो मंथ का आखिरी थर्सडे होगा वो एक्सपायरी डेट होगी उस कॉन्ट्रैक्ट की। ऑप्शंस में वीक का थर्सडे या मंथ का थर्सडे, या वो फिर क्वार्टर का लास्ट थर्सडे होता है उसकी एक्सपायरी। तो यदि मैं एक्सपायरी पे ही सेटल कर सकता हूँ या एक्सपायरी से पहले भी सेटल कर सकता हूँ, ये एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि मेरे को उस ट्रेड को एक्सपायरी, ऑप्शन ट्रेड को एक्सपायरी के पहले मेरे को उसको एक्सरसाइज करना हो तो क्या कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है कि यदि आप मार्केट में उसका ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, पर यदि मुझे उसका ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना और राइट मेरी एक्सरसाइज करनी है तो क्या कर सकते हैं। तो उस तरीके में यदि आपका ऑप्शन अमेरिकन ऑप्शन होता है, तो अमेरिकन ऑप्शन ये आपको एक सुविधा देता है कि आप जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करते हो और एक्सपायरी की डेट आती है उसके बीच में, और कभी भी आपको आपकी राइट एक्सरसाइज करनी है उस शेयर को बाय करने की या उस शेयर को सेल करने की, तो वो आप कर सकते हो। यूरोपियन ऑप्शन ये होता है कि आप केवल एक्सपायरी के दिन ही, कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी दिन पे ही या कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद ही आपका राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इक्विटी बाजार में कि अभी फिलहाल के लिए काफी सारे यूरोपियन ऑप्शंस ही है, अमेरिकन ऑप्शंस नहीं है। पर हाँ, अमेरिकन ऑप्शंस आपको करेंसी या कमोडिटी या फ्यूचर्स मार्केट में मिल सकते हैं। तो इसे एक समझना जरूरी है कि आप जो ऑप्शन में एंटर करते हो वो यूरोपियन स्टाइल है या अमेरिकन स्टाइल है, क्योंकि इससे आपको आपकी रिस्क की थोड़ी सी जानकारी ज्यादा हो, बेहतर होगी। क्योंकि यदि आप अमेरिकन ऑप्शन में एंटर करते हो तो इन बिटवीन कभी भी आप आपकी रिस्क को एक्सरसाइज या राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो, या तो यदि आप सेलर हो तो बायर आपके पे राइट एक्सरसाइज कर सकता है, तो वो रिस्क समझना जरूरी है। इसके अलावा जो दूसरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है, ये एक नोशनल वैल्यू होती है, ट्रांजैक्शनल वैल्यू, जो कि एक सिंपल तरीके से कैलकुलेट की जाती है। हर एक ऑप्शन, फ्यूचर या ऑप्शन का एक स्पेसिफिक लॉट साइज होता है। वो लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय दी करंट मार्केट प्राइस, जो करंटली मार्केट प्राइस ट्रेड होता है, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है। तो ये सिंपल होता है फ्यूचर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड बाय द फ्यूचर प्राइस, तो वो आपको आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिलती है। पर ये जैसे कि ये मैंने कहा कि ये नोशनल वैल्यू होती है, ये एक्चुअल एक्सचेंज कभी एक्सचेंज नहीं होती है। दूसरा होता है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। ये दो तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब हम इसको समझेंगे कि यदि हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं या पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। यदि आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो, सॉरी, यदि आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो वो आपको एक राइट देती है कि आप आपके शेयर्स बाय कर सकते हो, जब भी आपको आपकी राइट एक्सरसाइज करनी हो आप कर सकते हो। और जो वो सेलर है वो उसको कंपलसरीली, उसका सेलर है उसको कंपलसरीली उसको ऑब्लाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा आता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन यदि आप खरीदते हो तो वो आपको राइट देता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे आप अपने शेयर्स बेच सकते हो। यदि आप आपके राइट को एक्सरसाइज करते हो तो जो सेलर होगा पुट ऑप्शन का, उसको कंपलसरी आपके शेयर्स खरीदने होंगे। अब इस ऑप्शन को लेने के लिए, यदि पुट ऑप्शन को लेना है या कॉल ऑप्शन को लेना है, आपको एक प्रीमियम चुकाना होगा। तो वो प्रीमियम आप भरते हो। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि यदि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसके लिए आप एक प्रीमियम भरते हो। फिर जब आपको चाहिए तब आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी से आपके पैसे, जब आप आपकी राइट एक्सरसाइज करते हो, फॉर एग्जाम्पल यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो आपका एक्सरसाइज करने का राइट तभी आएगा। वो एक बेसिकली यूरोपियन ऑप्शन होता है, या तो यूरोपियन पर्टिकुलर ऑप्शन होता है कि वो डेथ पे ही एक्सरसाइज होता है। तो जब आप डेथ पे उसको एक्सरसाइज करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल होती है आपको पैसा भरने के लिए। दूसरा एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है यदि आप मेडिक्लेम लेते हो, वो एक अराउंड ये अमेरिकन ऑप्शन की टाइप होती है कि जब भी आप वो ऑप्शन में एंटर करते हो और जब तक वो ऑप्शन एक्सपायर होता है
Hello, Mira sir. I think you're. Hello, hello, Mira ji. Hello, hello, Mira ji. आवाज आ रही है? हेलो, हेलो. लेट मी चेक विद. मैं मिराज जी से चेक कर रहा हूँ और चेक करके मैं मैं जरा चेक करके लेट मी अपडेट यू. मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बी ऑनलाइन. मिराज जी का कुछ नेटवर्क एरर की वजह से उनको मैंने कहा कि लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करने के लिए. हाँ, मिराज भी जी आ रही है आवाज आवाज? आ रही है? हाँ, आ रही है. अब आवाज आ रही है. यस, हाँ, प्लीज स्टार्ट सर. या. या क्षमा चाहता हूँ, वो शायद कुछ तकनीकी खराबी होगी। अ, संदीप जी मुझे बताएंगे कहाँ तक था जहां तक मेरी आवाज आ रही थी? सर आपकी पीपीटी या एक मिनट सर. सर आप करेंसी पे थे, करेंसी डेरिवेटिव पे. करेंसी पे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे हमने इसके पहले भी देखा कि अलग अलग जो इंडेक्स की ऑप्शंस हमने देखे या इंडेक्स का फ्यूचर देखा है कि कैसे उस तरीके से यदि कोई इंडेक्स या स्टॉक लेते हैं तो उसका वो डेरिवेटिव होता है। सिमिलर तरीके से जब हम अंडरलाइनिंग चेंज करते हैं तो मेजर स्ट्रक्चर जो है डेरिवेटिव्स का वो वैसे ही रहता है। उसमें माइनर से ट्वीक्स होते हैं जो कि अंडरलाइनिंग एसेट पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि करेंसी डेरिवेटिव्स ले लीजिए, तो करेंसी डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट ही है बाकी इक्विटी डेरिवेटिव के जैसे, जो कि दो करेंसी के एक्सचेंज के बीच में होगा, जो एक प्रॉपर प्री डिफाइंड रेट पे होता है। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये होता है कि इसमें एक्चुअल करेंसीज जो है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सचेंज भी होती है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में वो नोशनल अमाउंट पे सेटलमेंट भी होता है। तो इस तरीके से वो करेंसी के डेरिवेटिव्स भी ट्रेड होते हैं। जो भारतीय बाजार में सबसे अधिकतम ट्रेड होने वाली जो करेंसी की पेयर्स है वो है यूएसडी आईएनआर की और यूरो आईएनआर की। तो ये है जो कि सबसे अधिकतम ट्रेड होती हुई भारत में दो करेंसी की पेयर्स है। उसके बाद येन आईएनआर और येन आईएनआर भी ट्रेड होता है। इसके अलावा यदि हम उसकी अंडरलाइनिंग को इंटरेस्ट रेट की तरफ लेके जाते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स भी आते हैं
जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, माइबोर और ट्रेजरी बिल्स पे भी होते हैं। माइबोर जो है वो मुंबई इंटरबैंक ओवरनाइट एक्सचेंज रेट होती है, जो कि लाइबोर पे बेस्ड होता है, मतलब लाइबोर के स्ट्रक्चर पे ही इसका भी स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। और ये इंटरबैंक की एक्सचेंज रेट्स होती है और उसके ऊपर भी फ्यूचर्स मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज जो रहती है बॉन्ड्स डिफरेंट मैच्योरिटीज के, या तो जो ट्रेजरी बिल्स होती है शॉर्टर टर्म मैच्योरिटीज की, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट के डेरिवेटिव्स मिलते हैं। पर जब इंटरेस्ट रेट के ऑप्शंस की बात आती है तो वो केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही वो ऑप्शंस होते हैं, जो बेस्ड होते हैं भारतीय बाजार की ब्याज दरों पर। तो वो उसके ऊपर जो आते हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज होती है उसी के ऊपर वो ऑप्शंस मिलते हैं। पर वो जो ऑप्शंस के बेस होती है वो इंटरेस्ट रेट, अंडरलाइनिंग जो उसकी होती है वो इंटरेस्ट रेट होती है, ना कि वो बॉन्ड होता है। तो ये हल्के से फेरबदल होते हैं, पर जो ओवरऑल एक आइडिया रहती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। इसीलिए यदि आप हम कोई भी डेरिवेटिव्स करें, जैसे कि अब हम कमोडिटीज पे आते हैं, तो कमोडिटीज के भी काफी डेरिवेटिव्स होते हैं। जो फ्यूचर्स है, जो काफी फेमस फ्यूचर्स या मोस्टली ट्रेडेड फ्यूचर्स होते हैं, वो गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, कॉटन है, इवन सोया है। इन सब में भी काफी अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है। और ये जो कमोडिटीज है ये इनकी डेरिवेटिव्स की अंडरलाइनिंग बनती है। पर इसमें मूवमेंट केवल डोमेस्टिक कारणों से नहीं होती है, इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन की वजह से भी इसमें मूवमेंट आती है, क्योंकि ये ग्लोबली ट्रेडेड कमोडिटीज है। जबकि यदि हम स्टॉक लेंगे तो वो डोमेस्टिकली ट्रेडेड है, तो उसमें अधिकतम जो मूवमेंट्स होगी वो डोमेस्टिक फेरबदल के कारण होगी। हालांकि जब आप ग्लोबल कमोडिटीज में होती है, तो जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं तो कॉपर है, तो यदि उनका जो लंदन का इन्वेंट्री डेटा आता है उसके ऊपर भी भारतीय की कॉपर के फ्यूचर्स की मूवमेंट होगी, क्योंकि उसकी अंडरलाइनिंग कॉपर है। जब कॉपर का भाव विदेशी बाजारों में भी उछलेगा तो वो उसकी मूवमेंट या उसके सिमिलर मूवमेंट्स हमें भारत के कॉपर में भी देखने मिलेगी। तो इस तरीके से माइनर चेंजेस होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डेरिवेटिव्स में वो है कि आप अंडरलाइनिंग किस तरीके से मूव होगी और किस किस कारणों से मूव होगी, वो जानना बहुत जरूरी है यदि डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आप अंडरलाइनिंग को समझ लीजिए। यदि अंडरलाइनिंग को आप समझ सकते हो तो फिर डेरिवेटिव की मूवमेंट्स को समझना थोड़ा इजी हो जाता है। अब हम चलते हैं जो बेसिक टर्म्स यूज किए जाते हैं डेरिवेटिव्स में। तो सबसे बेसिक टर्म है जो हमने अब तक के प्रेजेंटेशन में बार बार कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जो एक स्पेसिफिक प्राइस पे होता है। तो उस स्पेसिफिक प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। तो बेसिकली ये ऑप्शंस में यूज होता है। जो दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, तो इन दोनों में ये स्ट्राइक प्राइस का यूटिलाइजेशन होता है। यदि कॉल ऑप्शन होता है तो वो आपको एक स्ट्राइक प्राइस होती है जिसके ऊपर हम बाय और सेल कर सकते हैं उस स्टॉक को। बायर अपना स्टॉक खरीद, कॉल ऑप्शन बायर अपना स्टॉक खरीद सकता है और कॉल ऑप्शन सेलर अपना स्टॉक बेच सकता है उस डिफाइंड स्ट्राइक प्राइस पे। यदि सिमिलरली पुट की बात करते हैं तो वो यह स्ट्राइक प्राइस पे जो बायर होता है पुट ऑप्शन का वो अपने शेयर्स बेच सकता है, और जो सेलर होता है पुट ऑप्शन का वो उस स्ट्राइक प्राइस के अपनी वो शेयर खरीद सकता है। एक्सपायरी डेट, जो हमने पहले भी कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में जिसमें एक स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट होगी उस कॉन्ट्रैक्ट की। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी डेट है भारतीय बाजार में वो महीने का आखिरी थर्सडे होता है। ऑप्शंस में हफ्ते का थर्सडे होता है, जो थर्सडे एवरी थर्सडे जो वीकली का एक्सपायरी होती है। उसमें मंथली एक्सपायरीज भी आती है, क्वार्टरली एक्सपायरीज भी आती है और सेमी एनुअल एक्सपायरीज भी आती है। पर सभी एक्सपायरीज में जो लास्ट थर्सडे होगा उस टाइम फ्रेम का वो उसका एक्सपायरी डेट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का। अब जो हमने इसके पहले स्ट्राइक प्राइस में देखा कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस में कॉल और पुट ऑप्शंस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो अमेरिकन ऑप्शन होता है और दूसरा यूरोपियन ऑप्शन होता है। इसमें जो मेजर अंतर है, अमेरिकन ऑप्शन जो है वो आप जिस डेट से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और एक्सपायरी डेट होती है उसके बीच में कभी भी आपकी राइट है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो यूरोपियन ऑप्शन है उसमें आप सिर्फ जो एक्सपायरी के बाद है आपके एक्सपायरेशन डेट है उसी पे आप अपनी राइट को एक्सरसाइज करते हैं। अब इसको सिंपली समझने का तरीका जो है वो है, यदि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज को देखिए, यदि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो एक अमेरिकन ऑप्शन होती है जिसमें डेथ पे ही आप आपकी राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि डेथ नहीं होती है
तो वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो खत्म होती है और जो आपका प्रीमियम था वो लैप्स हो जाता है। ये सिंपल बेसिक एक टर्म इंश्योरेंस होता है। और यदि आप मेडिक्लेम को देखोगे तो मेडिक्लेम एक यूरोपियन ऑप्शन होती है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, इस बीच में दौरान में कभी भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आप आपकी राइट उस मेडिक्लेम की एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से ऑप्शंस को हर जगह पे यूटिलाइज किया जाता है। अब आगे और बढ़ते हैं बेसिक टर्म में, तो वो है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है? ये सिंपल वैल्यू है टोटल ट्रांजैक्शन की। अगर यदि आप फ्यूचर्स की बात करें तो हर एक फ्यूचर्स जो फ्यूचर्स होते हैं उसका एक स्पेसिफाइड लॉट साइज होता है। तो उस लॉट साइज से आप यदि उसकी शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बन जाती है। पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो होती है वो नोशनल होती है। ऑप्शंस में इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को कैसे निकाला जाता है? जो आपकी स्ट्राइक प्राइस होती है प्लस जो आप प्रीमियम भरते हो उसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई करके ऑप्शंस की नोशनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाली जाती है। अब जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होते हैं वो आपको क्या राइट देते हैं यदि आप बायर होते हो? अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो आपको राइट देता है उस अंडरलाइनिंग एसेट को खरीदने का। यदि आप पुट ऑप्शन खरीदते हो तो वो आपको राइट देता है उस अंडरलाइनिंग एसेट को बेचने का। तो इस तरीके से इन दोनों ऑप्शंस को खरीदने के लिए आपको एक प्रीमियम भरना पड़ता है। सिमिलरली वापस हम अपने लाइफ इंश्योरेंस के एग्जाम्पल पे जाएंगे। यदि आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो वो आपको एक प्रीमियम भरना पड़ता है। तो आप ऑप्शन बायर हो चुके हो और जो कंपनी आपको इंश्योरेंस बेचती है वो ऑप्शन सेलर हो चुकी है। तो ऑप्शन बायर के पास हमेशा राइट होता है अपना राइट होती है अपनी पॉलिसी को एक्सरसाइज करने के लिए या तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए। पर जो सेलर होता है उसको जब भी बायर अपना राइट एक्सरसाइज करता है तो उसको ऑब्लाइज करना जरूरी है। तो जो कॉल ऑप्शन सेलर होता है उनसे अपने शेयर्स बेचने पड़ते हैं एक स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस पे या स्पेसिफाइड प्राइस पे। और जो पुट ऑप्शन सेलर होता है उनको उस शेयर्स को खरीदना पड़ता है एक स्पेसिफाइड प्राइस जो कि स्ट्राइक प्राइस होती है। और इसके अगेंस्ट इस ऑप्शन में एंटर करने के लिए उनको एक प्रीमियम मिलता है। तो एक क्लियर एग्जांपल यदि आप जो इंश्योरेंस का देखोगे तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाता है। आप जब ऑप्शन बायर हो आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो आप प्रीमियम भरते हो। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ऑप्शन सेलर है उसको वो प्रीमियम मिल जाता है और जब भी आप राइट अपनी एक्सरसाइज करोगे तो उसको ऑब्लाइज करना होगा। यदि पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आप आपकी राइट एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उसको वो प्रीमियम मिल जाता है और उसको कुछ भी सामने आपको देना नहीं होता है। अब ये प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है? तो ये प्रीमियम को डिसाइड करने में दो मेजर फैक्टर प्ले करते हैं। पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि है ओवरऑल जो पॉजिटिव वैल्यू होगी आपकी। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू लाने के लिए एट एक्सपायरी और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी स्ट्राइक प्राइस से आपकी शेयर की प्राइस ज्यादा होनी चाहिए या तो आपका जो नेट फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए तो उसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शंस में कॉल के लिए अलग होगी पुट के लिए अलग होगी। और जो दूसरी है वो टाइम वैल्यू है। ये वापस मैं अगर इंश्योरेंस के एग्जाम्पल पे आऊं ताकि वो थोड़ा समझने में इजी होगा टाइम वैल्यू को। यदि आप छोटी एज में इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको प्रीमियम कम भरना पड़ता है पर लंबे समय तक भरना पड़ता है। तो इसीलिए उसको वो टाइम वैल्यू आप उनके पास ज्यादा है। और यदि आप जब एज ज्यादा हो जाती है तो आपका टाइम वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाता है आपके प्रीमियम्स और बढ़ जाते हैं। ये एक सिंपल तरीका है टाइम वैल्यू को समझने का। पर जैसे जैसे आगे दिन जाते जाते हैं ऑप्शंस में टाइम वैल्यू कम होती जाती है। तो टाइम वैल्यू को और एक तरीके से समझना हो तो यदि आप एक आइसक्रीम को हाथ में रखते हैं और काफी समय तक उसको पकड़े रखते हैं और कुछ भी नहीं करते तो आइसक्रीम पूरी पिघल जाएगी। यानी कि अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू को वैसे के वैसे ही होल्ड करता हूँ जीरो पे और टाइम वैल्यू निकलती जाएगी तो ऑप्शन आखिरकार मेल्ट होके जीरो हो जाएगी या वर्थलेस हो जाएगी। तो टाइम वैल्यू जो है वो काफी क्रिटिकल है ऑप्शंस के लिए। अब समझते हैं ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। इन द मनी ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है? इन द मनी ऑप्शन ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपको एक पॉजिटिव इनफ्लो मिलता है तो उसे इन द मनी ऑप्शन कहते हैं। यदि कॉल के ऑप्शन के लिए इन द मनी होना होगा तो यदि आपकी स्ट्राइक प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपए की है और उस शेयर को आप 100 रुपए में खरीद सकते हो जबकि उसकी मार्केट वैल्यू फिलहाल 110 है
यानी कि आपको 10 रुपए का मुनाफा होता है। तो वो 10 रुपया जो है वो करंटली आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। यदि सिमिलरली पुट में जाते हो, यदि मेरी स्ट्राइक प्राइस 110 है और वो मैं पुट खरीदता हूं, यानी कि मैं उस शेयर को 110 रुपए में बेच सकता हूं, जबकि हालांकि करंटली उसमें बाजार में उसकी प्राइस 100 रुपया है। तो यानी कि आप 10 रुपया ज्यादा कमा सकते हो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बाद। तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तब 10 बनती है। तो कॉल के लिए आपकी स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस ऊपर होगी तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसका डिफरेंस होगा। पुट के लिए आपकी स्ट्राइक प्राइस से आपकी मार्केट प्राइस कम होनी चाहिए तो उसका डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस हो, इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। उसे हमें कहते हैं इन दी मनी ऑप्शन। अब जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है ये इसका बिल्कुल रिवर्स होता है कि जब मेरी कॉल के लिए जब मेरी स्ट्राइक प्राइस मेरे मार्केट प्राइस से ज्यादा होगी तो मेरा इनफ्लो नहीं होगा कुछ भी, तो वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होगा, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी। और सिमिलरली पुट के लिए मेरी जो स्ट्राइक प्राइस है वो कम होगी, मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, तो मेरा कोई भी उसमें इनफ्लो नहीं आएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 0 होगी, वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो जाता है। एट द मनी ऑप्शन ये होता है कि मेरी जो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है और जो मार्केट का प्राइस है वो दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, तो वो एट द मनी ऑप्शन हो जाता है। अब इसको एक समरी में दे देते हैं। कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी स्पॉट प्राइस आपकी ज्यादा होनी चाहिए स्ट्राइक प्राइस से, आउट ऑफ द मनी आपकी स्पॉट प्राइस कम होनी चाहिए स्ट्राइक प्राइस से। पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी क्या होगा, आपकी स्पॉट प्राइस कम होनी चाहिए स्ट्राइक प्राइस से, और आउट ऑफ द मनी क्या होगा, आपकी स्पॉट प्राइस ज्यादा होनी चाहिए स्ट्राइक प्राइस से। एकदम सिंपल है। यदि आपको तभी जब आप ट्रेड में एंटर करते हो और आपको मुनाफा मिलता है वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू यदि होती है तो वो ऑप्शन इन द मनी होता है। यदि आपको मुनाफा नहीं मिल रहा है और कुछ भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसमें, तो वो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होती है। एट द मनी में आपकी स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस लगभग लगभग बराबर होती है। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जो कि है ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट ये होता है कि ओवरऑल उस कॉन्ट्रैक्ट में या तो उस डेरिवेटिव में कितनी टोटल पोजीशंस ओपन है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि स्लाइड में आप देख सकते हो यहाँ पे ए और बी ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हैं जिसमें ए बायर है और बी सेलर है। तो इसका मतलब है उस अंडरलाइनिंग में एक इंटरेस्ट अभी ओपन है, तो उसका ओपन इंटरेस्ट एक है, एक बायर और एक सेलर। अब समझ लीजिए दूसरा बायर आता है सी जो कि 5 कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है डी, और डी है वो 5 कॉन्ट्रैक्ट बेचता है। तो पहले एक ऑलरेडी ओपन था और 5 नए कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए, उसका मतलब है सॉरी उसका मतलब है कि टोटल ओपन इंटरेस्ट 6 हो चुका है। अब समझ लीजिए मार्केट यहां से मान लीजिए बढ़ गया है और ए अपना कॉन्ट्रैक्ट बेच देता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को ए के बायर को रिप्लेस डी कर देता है। ठीक है, डी भी अपनी एक पोजीशन कम कर देता है, तो ओवरऑल हम देखोगे तो एक ओपन पोजीशन कम हो चुकी है। ए भी अपनी बाइंग पोजीशन से निकल चुका है और डी भी अपनी सेलिंग पोजीशन से निकल चुका है, तो जाके ओपन इंटरेस्ट आ जाता है 5 पे। अब समझ लीजिए कि और मार्केट बढ़ जाता है और सी को अपनी पोजीशन बेचनी है, सी पोजीशन बेच देता है पर उसको खरीदने के लिए कोई नया मार्केट में पार्टिसिपेंट आ जाता है ई करके, तो ओपन इंटरेस्ट वापस 5 पे ही रहता है क्योंकि सी को रिप्लेस करके ई आ चुका है। ठीक है, दोनों पार्टिसिपेंट्स अपनी पोजीशन क्लोज नहीं कर रहे, एक पार्टिसिपेंट क्लोज कर रहा है जिसको रिप्लेस करके नया पार्टिसिपेंट आ रहा है, इसके लिए ओपन इंटरेस्ट वापस 5 पे ही रहता है। पर जब ये बाइंग और सेलिंग होती है तब जाके स्टॉक पे क्या प्राइस मूवमेंट होती है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में शॉर्ट्स ज्यादा पावरफुल है या लॉन्ग ज्यादा पावरफुल है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि प्राइस के हिसाब से कैसे उसको बिल्टअप को देखा जा सकता है। यदि जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और प्राइस भी बढ़ती है, यानी कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स खरीद रहे हैं
सामने नो डाउट कोई और बेच भी रहा है, पर जो खरीदने वाला है वो हर बार भाव को ऊपर करके खरीद रहा है, यानी कि उसका जो इंक्लूजन है वो काफी स्ट्रांग है। तो हम ये मान सकते हैं कि ओवरऑल लॉन्ग पोजीशंस है अपनी जो बिल्डअप कर रहा है। इसके इसका इन्फ्लुएंस ये ले सकते हैं कि प्राइसेस में ओवरऑल एक स्ट्रांग मोमेंटम दिख रहा है। यदि सिमिलरली यदि आप देखोगे कि भाव ऊपर बढ़ रहा है पर ओवरऑल पोजीशंस नीचे आ रही है, यानी कि जिस जो ऑलरेडी शॉर्ट था वो अपनी पोजीशंस काट रहा है और उसको जो भी भाव मिले उस पर काट रहा है और वो भाव को ऊपर खींचते जा रहा है, यानी कि शॉर्ट्स जो है वो अपनी पोजीशंस कवर कर रहे हैं और वहां से रेट ऊपर खींच रहा है उसकी वजह से। तो यदि इसका उल्टा हो, यदि प्राइस गिर रहा हो और पोजीशंस बढ़ रही हो, यानी कि जब हमने पहले में देखा कि भाव प्राइस भी बढ़ रहा था और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि लॉन्ग काफी स्ट्रांग थे। पर उसी समय जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो और प्राइस कम होते जा रहा हो, उसका मतलब है जो शॉर्ट्स है वो काफी स्ट्रांग है मार्केट में, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं ओवरऑल शॉर्ट बिल्टअप जा रहा है स्टॉक में, या तो थोड़ी वीकनेस आती हुई दिख रही है स्टॉक में। तो इसके चलते हुए हम ये इन्फ्लुएंस ले सकते हैं कि ये ओवरऑल स्टॉक में थोड़े से वीक स्टॉक दिख रहा है, या कि जो शॉर्ट है इसमें वो थोड़े से हावी है अभी लॉन्ग्स के ऊपर। पर यदि दोनों ही पोजीशंस कटती हुई दिखे, तो प्राइस भी घटती हुई दिखे और ओपन इंटरेस्ट भी कम होता हुआ दिखे, तो यानी कि जो पहले जिसने लॉन्ग पोजीशंस ली थी वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस अब स्क्वायर ऑफ कर रहा है। इसकी वजह से आप देख रहे हो कि ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है और उसका लॉन्ग स्क्वायर ऑफ की वजह से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और जिसकी वजह से प्राइस कम होता हुआ दिख रहा है। तो इसमें जो प्राइस की मूवमेंट है और ओपन इंटरेस्ट की मूवमेंट है ये काफी मैटर करती है कि वो एक डायरेक्शनल ट्रेड है या ट्रेंड रिवर्सल है। जैसे कि प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वो एक डायरेक्शनल ट्रेड है कि भाई यहां से लॉन्ग्स है जो कि काफी अग्रेसिवली पोजीशंस बाय कर रहे हैं और स्टॉक में एक लॉन्ग ट्रेंड या पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, या तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस घट रहा है, यानी कि शॉर्ट्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और शेयर है वो जो कमजोर दिख रहा है और यहां से शायद एक नेगेटिव ट्रेंड आता हुआ दिख सकता है। तो लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप है, ये दोनों जो है वो ट्रेंड इंडिकेटर्स है कि यहां से उस स्टॉक का ट्रेंड क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्टअप है, ये बेसिकली एक ट्रेंड को कंप्लीट करके ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है, यानी कि जो लॉन्ग्स थे उनमें ऑलरेडी प्राइस काफी ऊपर बढ़ चुका है और ऊपर से लॉन्ग अपनी पोजीशंस अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं, या तो कि शॉर्ट्स ने काफी सारी शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप की है, स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है नीचे से, और नीचे से जब शॉर्ट्स अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करते हैं तो वो हल्की सी प्राइस में बाउंस आती है। जो ट्रेंड रिवर्सल्स है शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्टअप वो जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं और फास्ट पेस्ड होते हैं, और जो लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप है वो ग्रेजुअल और स्लो भी हो सकते हैं या तो स्विफ्ट भी हो सकते हैं। पर जनरली जो ट्रेंड पोजीशंस होती है, यानी कि लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप जो होते हैं वो लंबे दौर तक चलते हैं, और जो रिवर्सल्स है वो शॉर्ट लिव्ड रहते हैं, 2 या 3 दिन के लिए रहते हैं जनरली। अब इसमें कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश या वहीं का वहीं रह रहा है और प्राइस जो है वो ऊपर नीचे मूव करती है। ये जनरली कब होता है, जब यदि आप एकदम निचले स्तरों पर हो या एकदम टॉप लेवल्स पे हो। ये भी एक इंडिकेटर है कि यहाँ से जो है जो पार्टिसिपेंट्स है वो रिप्लेस हो रहे हैं, जो पुराने पार्टिसिपेंट्स है वो निकल कर नए पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, पर प्राइस में जो है वो इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा दिख रहा है, उस तरफ से शायद वो डायरेक्शन जा सकती है आने वाले समय में। तो वो एक ट्रेंड हॉल्ट या ट्रेंड रिवर्सल, अर्ली ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि हमने ये प्रीवियस स्लाइड में देखा था ओपन इंटरेस्ट का। यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे तो सी जो पार्टिसिपेंट है जो कि पहले लॉन्ग था, वो पार्टिसिपेंट पुराना पार्टिसिपेंट निकल के नए पार्टिसिपेंट को अपनी पोजीशन दे रहा है। उसका मतलब है इसकी जो बुल रैली थी वो ऑलमोस्ट खत्म होने आई है, या उसका जो बुल एक्सपेक्टेशन था प्राइस इंक्रीज का वो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। उसके बाद ई जो पार्टिसिपेंट आता है वो कितना अग्रेसिव है या कितना स्ट्रांग है वो देखने का होगा। अगर यदि वो नहीं होता है तो वो ट्रेंड पूरा रिवर्स हो सकता है। तो इस तरीके से जब ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहता है
और जब प्राइस में फ्लक्चुएट होता है तो वो ओवरऑल ट्रेंड रिवर्सल की अर्ली इंडिकेशंस भी हो सकती है। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है डेरिवेटिव का प्राइस मूवमेंट को गेज करने के लिए। अब आते हैं कि डेरिवेटिव्स में ये तो हमने समझ लिया, पर ट्रेड कैसे करें। तो डेरिवेटिव का ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, कोई भी पार्टिसिपेंट के पास आप ओपन कर सकते हो। बेसिकली एक अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम जो नेटवर्थ लगती है वो है 2 लाख रुपए की। आपको एक 3 अकाउंट्स चाहिए रहेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रोकिंग अकाउंट, एक सेविंग बैंक अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट जहां पे आप अपने कोलैटरल या मार्जिन रख सकते हैं। जैसे शुरुआत में संदीप जी ने भी बताया कि आजकल काफी सारी संस्थाएं हैं जो 3-in-1 अकाउंट्स खोलते हैं, यानी ये तीनों आपके ट्रेडिंग, सेविंग और डीमैट अकाउंट एक ही जगह पे खुल जाते हैं और वो आपको एड भी करते हैं ओवरऑल ट्रेडिंग के लिए। आपको जब आप अकाउंट खोलते हो तो आपको सेगमेंट सिलेक्ट करने होते हैं, जिसमें कि आपको डेरिवेटिव, फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट को ओपनिंग फॉर्म में टिक करना होता है। यदि आपके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट है तो आप उसी को यूज कर सकते हो अपनी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए भी। सो बहुत ही अकाउंट ओपनिंग या डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन करना बहुत ही सिंपल है। पर एक चीज है कि डेरिवेटिव ट्रेड्स में आप मार्जिन मनी पे ट्रेड करते हो। इसका मतलब है कि आपको ओवरऑल जो लीवरेज है वो ज्यादा मिलता है। तो इसके जो इनहेरिटेंट रिस्क है उसको पहले समझना जरूरी है। वो चीजें समझने के बाद ही आप डेरिवेटिव्स में ओवरऑल ट्रेड कीजिए, क्योंकि डेरिवेटिव में ट्रेड करना काफी रिस्की भी हो सकता है। अब किस तरीके से ओवरऑल इस ट्रेड को हम कर सकते हैं। आपने अकाउंट्स तो खोल लिए, उसके बाद आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो जो ओवरऑल मार्जिन पे है, प्लस आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। इसके पहले जो हमने ओपन इंटरेस्ट के क्राइटेरियाज जो डिस्कस किए उसके आधार पे भी कि आपको वो शेयर कैसा लगता है आने वाले समय में, और उसके रिक्विजिट मार्जिन आपको भरना होगा। और जो डेरिवेटिव की मूवमेंट होगी वो आपकी अंडरलाइनिंग शेयर की के हिसाब से होगी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। यदि अंडरलाइनिंग आपकी बढ़ती है तो आपका फ्यूचर्स का रेट बढ़ेगा, आपके कॉल ऑप्शन का रेट बढ़ेगा। यदि अंडरलाइनिंग कम होती है तो आपके फ्यूचर्स के रेट भी कम होंगे, आपके पुट ऑप्शंस के रेट बढ़ेंगे और कॉल ऑप्शंस के रेट कम होंगे। तो उस तरीके से आपको देखना है कि आपके अंडरलाइनिंग की मूवमेंट पे आपके फ्यूचर्स पे क्या इंपैक्ट आता है, आपके ऑप्शंस पे क्या इंपैक्ट आता है, और उसके इंपैक्ट के हिसाब से आपके ओवरऑल ट्रेड पे क्या इंपैक्ट आता है। तो उस चीज को क्लियरली समझना जरूरी है। इसीलिए कि मैंने पहले भी कहा था कि डेरिवेटिव्स जो है वो लीवरेज ट्रेड्स होते हैं, तो उसका पूरा इंपैक्ट एक बार समझना बहुत ही जरूरी है। इसके ऑर्डर्स अभी तो मेजर जो प्लेटफॉर्म्स है या ब्रोकिंग फर्म्स है या बैंक ब्रोकिंग है वो लोग ऑनलाइन ऐप भी देते हैं और कॉल ऑन ट्रेड की फैसिलिटीज भी होती है, और कंप्यूटर ऐप्स भी होते हैं या वेबसाइट्स भी होती है जिसपे आप आपके ट्रेड्स डाल सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट्स है आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। जैसे कि अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो उस महीने का आखिरी थर्सडे तक आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। इन बिटवीन कभी भी आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना है तो आपको एक ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपने एक फ्यूचर बाय किया है और बाय करने के बाद प्राइसेस अगर बढ़ गए हैं और आपको लगता है कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना है, तो आप वापस मार्केट में जाके एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेच दीजिए। वो ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट से आपका ट्रेड सेटल हो जाएगा। ऑप्शंस में आप दो तरीके से ट्रेड्स को सेटल कर सकते हैं, मार्केट में ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट लेके या तो एक्सपायरी के दिन उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करके। दोनों के रिस्क समझना जरूरी है, उस रिस्क को समझने के बाद ही आप उन दोनों ट्रेड्स का डिसीजन लेना चाहिए। अब ऑप्शन की प्राइसिंग जब हमने पहले डिस्कस किया था कि एक ऑप्शन को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए एक प्रीमियम होता है। अब वो प्रीमियम कैसे आता है, हमने दो मेजर चीजें उसमें पढ़ी थी कि एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो कि आपकी फिक्स्ड और डिफाइंड होती है, जो मैथमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो और वो जो फिक्स्ड रहती है। उसके अलावा जो दूसरी वेरिएबल कंपोनेंट है वो है टाइम वैल्यू। अब टाइम वैल्यू जो है वो काफी समय पे ऑप्शंस को डिसाइड करती है। टाइम वैल्यू काफी सारी वेरिएबल्स पे डिसाइड होता है, जैसे कि उस एसेट में वोलेटिलिटी कितनी है, उस एसेट में ओवरऑल टाइम कितना बचा हुआ है, प्लस वो एसेट में ओवरऑल पोजीशंस कितनी है, ओवरऑल इसमें इंटरेस्ट कितना लगता है। यदि आप देखोगे तो हमेशा जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एक प्रीमियम पे चलते हैं कंपेयर टू दी अंडरलाइनिंग।
वो प्रीमियम इस वजह से होता है कि उसमें वो एक इंटरेस्ट रेट का फैक्टर एम्बेडेड होता है। तो इन सारे वेरिएबल्स को मिला के ऑप्शन का प्राइस डिसाइड होता है। काफी सारे एक सिंपल फॉर्मूलाज भी है जिसके ऊपर ऑप्शन के प्राइस डिपेंड होते हैं। सबसे जो ओवरऑल बेसिक जो एक फॉर्मूला है जो वाइडली यूज होता है वो है ब्लैक एंड शोल्स का, वो भी आगे हम देखेंगे। फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के लिए बेसिकली एक लीनियर पे ऑफ है। एक का प्रॉफिट दूसरे का नुकसान होगा। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो आपको उतना नुकसान होता है तो सेलर को उतना प्रॉफिट होता है, यदि आपको उतना प्रॉफिट होता है तो सेलर को उतना नुकसान होता है। इसमें अनलिमिटेड अपसाइड या डाउनसाइड होता है। आखिर में जब एक्सपायरी होती है तो जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटल होता है आपके स्पॉट रेट पे या तो अंडरलाइनिंग के क्लोजिंग रेट पे। यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होता है 0 पे और आपका जो सेटलमेंट होता है वो सेटलमेंट होता है स्पॉट के रेट पे। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओवरऑल जो यदि प्रीमियम पे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेजरली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं क्योंकि उसमें एक इंटरेस्ट रेट का फैक्टर एम्बेडेड होता है। वह डिस्काउंट में भी ट्रेड हो सकता है जब भी कोई स्टॉक में डिविडेंड होता है। फ्यूचर्स को डिविडेंड एलिजिबल नहीं होता है। हालांकि यदि कोई डिविडेंड है जो कि 10% ऑफ द स्पॉट प्राइस या तो अंडरलाइनिंग प्राइस से ज्यादा होता है तो उस केसेस में, रेयर केसेस में उस डिविडेंड्स को एडजस्ट किया जाता है। हालांकि यदि आप रिसेंटली देखोगे तो बीपीसीएल का ऐसा एक बड़ा डिविडेंड आया था जिससे फ्यूचर्स के रेट को एडजस्ट किया था। पर यदि नॉर्मल डिविडेंड्स होते हैं तो वो फ्यूचर्स ट्रेडर को नहीं मिलते हैं, तब फ्यूचर्स के प्राइसेस जो होते हैं वो डिस्काउंट में ट्रेड होते हैं। अब टैक्सेशन के हिसाब से देखें तो FY 2005-06 फाइनेंशियल ईयर 2005-06 से पहले सारे जो डेरिवेटिव ट्रेड्स थे उनको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस के तरीके से कंसिडर किया जाता था इनकम टैक्स पर्पस के लिए। जब किसी ट्रेड को स्पेकुलेटिव के तरीके से कंसिडर किया जाता है तो उसको आप कोई भी दूसरे ट्रांजैक्शन से या उसके प्रॉफिट्स को कहीं और से एडजस्ट नहीं कर सकते हो कोई अदर इनकम सोर्स के तरीके से। पर उसके बाद में उसको एज ए बिजनेस इनकम ट्रीट करना चालू कर दिया था टैक्सेशन के लिहाज से। तो अब जो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस कैरी आउट होते हैं कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आर एक्सक्लूडेड, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं कंसिडर किए जाते। हेंस उसके जो लॉसेस है और जो प्रॉफिट्स है वो एडजस्ट किए जा सकते हैं अदर सोर्स ऑफ इनकम्स के अलावा। पर इसमें जो सैलरी इनकम है उसको नहीं गिना जा सकता है, उसको एक्सेप्ट सैलरी इनकम बाकी कोई भी इनकम है उसके सामने उसको एडजस्ट किया जा सकता है। जो लॉसेस होते हैं डेरिवेटिव में वो लॉसेस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आईटी पर्पस के, आईटी पर्सपेक्टिव से। पर ये सारे प्रोविजंस जो है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है जैसे कि बीएससी है और एनएससी है उन पे किया गया होगा तो ही ये रूल्स लागू होते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पे ये नहीं लागू होगा एक्सचेंजेस में। जो एसटीटी आप भरते हो ओवरऑल वो भी डिडक्शन के लिए मिलता है। तो ये भी एक ओवरऑल अभी इंप्रूवमेंट आया है FY 2005-06 के बाद। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए डेरिवेटिव्स को ट्रेड करने से पहले। डेरिवेटिव्स इक्विटी से काफी अलग है। इक्विटीज में आपको एक अंडरलाइनिंग एसेट होती है, आपको कंपनीज को समझना होता है, उसके कंपनीज को समझने का उसकी बैलेंस शीट्स को या उसकी रिसर्च को करना, स्टडी करना होता है। पर डेरिवेटिव्स में उसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है। ऑप्शंस में आपको टाइम वैल्यू समझना होगा। यदि आप ऑप्शन प्राइसिंग में थोड़ा और डीप जाओगे तो उसमें काफी सारे ग्रीक्स को भी समझना होता है। वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो कैसे इंपैक्ट आता है ऑप्शन प्रीमियम पे, उसको समझना जरूरी है। यदि आपने लिया उसके बाद डिविडेंड अनाउंस होता है तो उस पे फ्यूचर्स पे उस डिविडेंड का कैसे इंपैक्ट आता है वो समझना जरूरी होता है। तो काफी सारे डायनामिक्स इन्वॉल्व होते हैं फ्यूचर्स या ऑप्शंस और डेरिवेटिव मार्केट में। तो उन सारे रिस्क को, दूसरा जो सबसे बड़ा और एक रिस्क होता है कि वो है लीवरेज ट्रेड का भी। तो हमेशा ये रहेगा कि आप एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड इंसान की या क्वालिफाइड पर्सन की थोड़ी सी हेल्प ले इसको समझने में, अच्छे से समझिए फिर ही इसमें ट्रेड कीजिए। अगर इन सारी चीजों को समझने के पहले यदि आप ट्रेड करते हो तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो सकता है। प्लस इसमें काफी सारे चार्जेस भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि ऑप्शंस में एसटीटी दो तरीके से लगता है। एक्सपायरी में अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उसका एसटीटी का इम्पैक्ट अलग होता है।
और आप उसको मार्केट में स्क्वायर ऑफ करते हो तो उसका एसटीटी का इम्पैक्ट अलग होता है। इन द मनी आउट ऑफ द मनी पे एसटीटी अलग लगता है। तो इन सारे न्यूएंसेस को समझने के बाद ही डेरिवेटिव्स में ट्रेड कीजिए। और सारी जो गाइडलाइंस है वो सेबी ने ऑलरेडी इश्यू की हुई है, वो आप चेक कर सकते हो सेबी की वेबसाइट्स पे। जो अदर चार्जेस है या ब्रोकरेज और कमीशन वो भी आप अपने जो ब्रोकर है या डीलर है उनसे भी समझ सकते हैं। जब भी आप कोई ट्रेड करें तो जो कॉन्ट्रैक्ट नोट हो उनको प्रॉपर वेरीफाई कीजिए और उसमें सारी डिटेल्स आपके ट्रेड्स सब मेंशन्ड हो। हमेशा ही कोई भी सडन मार्जिन कॉल, क्योंकि ये लीवरेज ट्रेड्स रहते हैं तो सडन फॉल या उसकी वजह से मार्जिन कॉल आ सकते हैं। तो एडिक्वेट फंड्स हमेशा रखा कीजिए। एक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी जो होती है अगर किसी बिगनर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उनको फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्सपोजर लेना हो तो सबसे पहले वो म्यूचुअल फंड से एक्सपोजर ले, फाइनेंशियल मार्केट के अप्स और डाउन्स को समझिए। उसके बाद इक्विटी मार्केट या कैश मार्केट में थोड़ा सा एक्सपोजर लीजिए। उन सब चीजों से यदि बराबर समझने के बाद ही डेरिवेटिव मार्केट्स में ट्रेड करना शुरू कीजिए। सीधे से डेरिवेटिव मार्केट्स में ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि काफी सारे आपकी गलतियों को कैच करने के लिए काफी सारे सोफिस्टिकेटेड प्लेयर्स या तो काफी सोफिस्टिकेटेड टूल्स भी होते हैं, एल्गो ट्रेड्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेड्स काफी आ चुके हैं। तो आपका थरो होमवर्क नहीं होगा तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है इसमें। So that's it, Sandeep ji. We'll conclude over here. So now we'll open it. I guess I'll hand it over to you for further conducting the session. थैंक यू मिराज जी, आपने काफ़ी अच्छा इंसाइट प्रोवाइड किया हमारे पार्टिसिपेंट्स को डेरिवेटिव्स पे एकदम डिटेल्स में। मैं अभी चैट बॉक्स पे मैं क्वेश्चन और आंसर सेशन के लिए सभी को आमंत्रित करता हूँ और मैं चाहूँगा कि और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आपके कोई सवाल हैं इस प्रोग्राम के लेकर आप प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिए। हम एक एक करके आपके सवालों का जवाब मिराज जी से लेकर आपको देंगे। सो आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना ऑडियो अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। एक एक सवाल मैं लेना चाहूँगा आशुतोष जी का। हाउ करेंसी ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड एट एक्सपायरी? मिराज जी। करेंसी ऑप्शंस में जनरली सेटलमेंट जो होता है वो दो तरीके से होता है। यदि आपका आप जो बोल रहे हो इन द मनी ऑप्शन होते हैं तो उनको आप यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्चुअल करेंसी जो है वो एक्सचेंज भी होती है। यदि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि आप एक यूएसडी आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो और आप यूएसडी आईएनआर के बायर हो, जिसमें का मतलब है आपको डॉलर्स चाहिए और आप आईएनआर बेचेंगे और डॉलर्स लेंगे। तो जब आप उसको एक्सरसाइज करते हो तो आपको उसके वर्थ के डॉलर्स लेने होंगे वो स्पेसिफाइड प्राइस पे, और उसके सामने उसका पेमेंट आपको आईएनआर में करना होगा। तो ये इन द मनी ऑप्शंस का सेटल एक्सपायरी पे अगर एक्सरसाइज करते हो तो इस तरीके से होता है। विराज जी, हेलो। हाँ हाँ। ये यूरोपियन है क्या अमेरिकन है, ये कैसे पहचाने का? यूरोपियन और अमेरिकन का पहचान ये होता है कि जनरली आप ऑप्शन देखोगे तो इक्विटी मार्केट में यदि आप कोई भी ऑप्शन लिस्ट करोगे तो उसको सीई करके संबोधित किया जाता है, या तो उसका एब्रीवेशन होता है जिसका मतलब है कॉल यूरोपियन, और सी ए करके उसको अगर एब्रीवेट किया जाएगा तो उसको इसका मतलब है कॉल अमेरिकन। अच्छा, मतलब ऑलवेज यू मस्ट गो फॉर यूरोपियन नॉट अमेरिकन। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स भी है और एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी है मैं कहूंगा। नहीं, तो मतलब एक्सपायरी के पहले अपन अब स्क्वायर ऑफ किया हाँ, तो वो अमेरिकन हो गया ना? नहीं, वो आपको राइट ही नहीं देगा। यदि वो यूरोपियन ऑप्शन है तो आप सिर्फ उसको एक्सरसाइज एक्सपायरी के दिन पे कर सकते हो। अमेरिकन ऑप्शन है तो ही आपको इन बिटवीन एक्सपायरी में एक्सरसाइज कर सकते हो। ये पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सरसाइज कर दिया तो वो मेरा ऑप्शन अमेरिकन हो गया, नहीं एक्सरसाइज किया तो यूरोपियन हो गया। ओके ओके ओके, थैंक यू। हेलो हेलो, मैं ऑडिबल? आवाज आ रही मिराज जी हाँ। मेरी? ओके। सो एक सवाल मैं लेना चाहूंगा ईशान लुथरा जी का। F1O is available for Nifty, Bank Nifty and Financial Nifty. Is it also available for mid cap and Sensex in India?
सेंसेक्स का है फ्यूचर्स, पर मिड कैप और उनका फ्यूचर्स और ऑप्शंस अभी अवेलेबल नहीं है फॉर ट्रेडिंग। वो इंडेक्स से खाली दिखते हैं। सेंसेक्स में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर इज नॉट इनफ वॉल्यूम और लिक्विडिटी, या उतना फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है सेंसेक्स फ्यूचर्स। जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड इंडेक्स फ्यूचर्स है वो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी। ओके, एक नेक्स्ट सवाल मैं लेना चाहूंगा आशुतोष जी का फिर से। हाउ टू एक्सरसाइज ऑप्शंस इन करेंसी? एक्सपायरी डेट को पे आपको आपके ब्रोकर को या जहाँ पे आपका अकाउंट है उनको बोलना होगा कि मुझे ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। तो फिर वो आगे जाके एक्सचेंजेस में इंटीमेट करते हैं कि ये राइट्स हमको एक्सरसाइज करनी है, और इसी हिसाब से जैसे मैंने आशुतोष जी पहले आपको बोला कि आपका जो एक्सचेंज होगा वो उस हिसाब से एक्सचेंज होगा। तो ये बेसिकली आप जहाँ पे ट्रेड करते हो उनको बोलना होगा, और जनरली यदि आपका इन द मनी ऑप्शन है तो वो ऑटोमेटिकली यदि आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो तो एक्सरसाइज रूट में ही चला जाता है। ओके, ऋतुराज जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो क्वेश्चन पोस्ट किया है वो हमें यहाँ पे चैट बॉक्स में व्यू नहीं हो पा रहा है। इज इट पॉसिबल अपना ऑडियो अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं ऋतुराज जी? हेलो ऋतुराज जी। ओके, तब तक हम नेक्स्ट सवाल हम ईशांत लूथरा जी का लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि इन योर पीपीटी इट शोज एफएनओ फॉर मिड कैप इंडेक्स आल्सो, सो कैन यू इलैबोरेट ऑन दिस मिराज जी? एफएनओ के लिए भी जो पीपीटी में आप देख रहे हो मिड कैप ऑप्शंस के लिए तो इंडेक्सेस है, पर इंडेक्सेस जो है वाइडली ट्रेड नहीं होते हैं जनरली। जैसे कि फाइनेंशियल निफ्टी भी रिसेंटली इंक्लूडेड है, जो शुरुआत में इतने ट्रेड नहीं होते थे पर अभी उसमें ट्रेडिंग की इंक्लूजन बढ़ती जा रही है। तो वो ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, पर यदि उसमें ट्रेड्स ही नहीं होंगे तो दैट इज इक्विवेलेंटली नॉन एग्जिस्टिंग के उसमें अगर कोई एक्टिविटी नहीं है तो उस हिसाब से मैंने आपको कहा था कि वो इंडेक्सेस है आपके पास पर उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है इतनी। जो एक्टिवली ट्रेडेड है वो तीन है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी। ओके, थैंक यू सर। एक मैं प्रमोद दोषी जी का एक सवाल था कि पीपीटी को स्लाइड्स को लेकर, तो मैं सर आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की जो प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन है ये हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है। आप लॉगिन करेंगे हमारे वेबसाइट पे nsdl.co.in, अंडर एजुकेशन टैब, वहाँ पे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रेजेंटेशंस अवेलेबल है। सेबी की वेब कुछ प्रेजेंटेशंस भी है जो एनएसडीएल ने बनाई है प्रेजेंटेशंस प्रोग्राम को लेकर, ये इस प्रोग्राम को लेकर स्पेसिफिक, वो भी अवेलेबल है। आप प्लीज वहाँ पे जाके आप उसको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू। और आशुतोष जी का एक सवाल मैं लेना चाहूंगा। Please explain some more points about interest derivatives and which broker allows how gain and loss occur in interest derivatives. जी आशुतोष जी, इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स में ऐसा होता है कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर या माइबोर के ऊपर या ट्रेजरी बिल्स के ऊपर फ्यूचर्स लेते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट होती है बॉन्ड मार्केट में, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं या जो कि बॉन्ड मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, आप उनके थ्रू ट्रेड कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि काफी सारी इक्विटी ब्रोकर्स है जो बॉन्ड मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, वो एक ओवरऑल सेपरेट मार्केट है। बैंक से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो जनरली बॉन्ड मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। हालांकि अभी इक्विटी मार्केट्स में उसके डेरिवेटिव्स जो है वो थोड़े से लिस्ट होने शुरू हुए हैं एनएससी पे और बीएससी पे भी। उसके थ्रू भी आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। जो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो सिंपल जैसे कि अपनी इक्विटीज में भी होता है। यदि इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो बॉन्ड के रेट्स ऊपर जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट कम होती है, तो उसके ऊपर आपको लॉस होगा यदि आप बॉन्ड बाय करके चलते हो। यदि आपने बॉन्ड सेल किए हैं और बॉन्ड के रेट्स नीचे जाते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। चलता उसी हिसाब से है, पर उसका जो मूवमेंट होता है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड होता है। तो वो आपको समझना जरूरी है कि उस डेरिवेटिव का अंडरलाइनिंग वो बॉन्ड नहीं है पर इंटरेस्ट रेट है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड की वैल्यूज कम होती है, और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड की वैल्यूज बढ़ती है। ओके, एक नेक्स्ट सवाल मैं लेना चाहूंगा रिंकी दबाज का। प्लीज एक्सप्लेन ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल एंड बाइनोमियल मॉडल। रिंकी जी, ब्लैक एंड शोल्स पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, पर मैं एक कंसाइज वे में या एक सिंपलर वे में कह सकता हूँ कि ब्लैक एंड शोल्स जो मॉडल है वो इस तरीके से ऑप्शन के प्राइसेस को कैलकुलेट करता है
कि जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसमें टाइम वैल्यू को ऐड करता है, और टाइम वैल्यू वो कैलकुलेट करता है कि उस स्टॉक की हिस्टोरिकली वॉलेटिलिटी कितनी रही है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कितना वॉलेटाइल स्टॉक्स घूमता है, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशंस निकाली जाती है, उसके ऊपर से उसका प्रीमियम ऐड किया जाता है। उसके बाद में एक ओवरऑल कितने दिन बाकी है उस ऑप्शन में, ऑप्शन को एक्सपायर होने में, जिसमें ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग दोनों दिन ऐड किए जाते हैं, उसका एक प्रीमियम ऐड किया जाता है। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट इन नंबर ऑफ डेज टू दी एक्सपायरी ऐड की जाती है, और उसके बाद में एक वेरिएबिलिटी फैक्टर ऐड किया जाता है जो कि करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, तो उसके हिसाब से एक ऑप्शन का प्रीमियम आता है। बायनोमियल मॉडल में ये होता है कि आपका पुट कॉल पैरिटी होती है, यानी कि जो पुट और कॉल का प्राइसेस है वो एक फ्यूचर्स के प्राइस से मैच होकर पैरिटी में चलना चाहिए। तो ये दोनों को इसमें ओरली समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर ये एक मैं एक कंसाइज वे में कह सकता हूँ कि हर एक रिस्क को ऐड करके ओवरऑल प्रीमियम बनाया जाता है। ओके, एक मैं सवाल लेना चाहूंगा यहाँ पे कामरान खान जी का। उनका सवाल है कि हाउ टू मेक डिलीवरी ऑफ फ्यूचर व्हेन आई बाय फ्यूचर ऑफ निफ्टी। निफ्टी की डिलीवरी नहीं होती है, वो फिजिकल सेटलमेंट में नहीं आता है, निफ्टी कैश सेटल्ड ही होता है। यदि निफ्टी की आपको डिलीवरी बाय करनी है तो आप ईटीएफ्स बाय कर सकते हो, जो कि ओवरऑल निफ्टी की मूवमेंट पे ही मूव करता है। तो ओवरऑल यदि आप निफ्टी का फ्यूचर लेते हो और एंड में बोलते हो मुझे निफ्टी की डिलीवरी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, और मैं यहाँ पे एक सवाल रोहित राज सेतु जी का है। मैं वो कहना है कि डू एनएसडीएल हैज एनी प्रोग्राम ऑन दिस मॉडल्स। मैं आप रोहित जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो अपकमिंग प्रोग्राम की लिस्ट अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे। हम काफी प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे कि बेसिक ऑफ स्टॉक सिलेक्शन हो गया, लेट्स अंडरस्टैंड डेरिवेटिव्स, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। ऐसे काफी सारे जो टॉपिक्स हैं हम इस पे बहुत सारे हम मार्केट एक्सपर्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जो आपको मार्केट को लेकर एक आपको प्रॉपर आपको पिक्चराइज करके आपको दिखाया जाए कि किस तरह से एक्चुअल मार्केट वर्क हो रहा है ये इस स्पेसिफिक डोमेन में। तो हम इस चीज पे काम कर रहे हैं और प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं एक्सपर्ट्स को लेकर। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे जो वहाँ पे जाए लोग लोग जाएंगे तो हम देखिए फोर्थ कमिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स का टैब अवेलेबल है। आप क्लिक कीजिए और अपने आप को आपके एज पर अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसमें आप रजिस्टर कीजिए। ओके, अभी एक सवाल मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे रिंकी दबास जी का। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन implied volatility and historical volatility in option price models if you can, so सो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बेसिकली जो करंट मार्केट प्राइस में ब्रिज इन फैक्टर होता है कि उस प्राइस को पुट कॉल पैरिटी में आने के लिए कितनी वॉलेटिलिटी लगेगी, तो उसकी हिसाब से वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डिसाइड होती है। और उस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को एवरी मतलब हर एक मूवमेंट पे चेंज होती हुई दिखती है, और उसका जो एक दिन भर का एवरेज आता है उसका वो एक डेली वॉलेटिलिटी लेते हैं, और उस 30 दिन की डेली वॉलेटिलिटी पे हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी डिफाइन होती है। और इस वॉलेटिलिटी के हिसाब से आगे जाने वाले समय में जो ब्लैक एंड शोल मॉडल में उसको इंप्लीमेंट करके आगे आने आने वाले समय का प्राइसिंग डिसाइड किया जाता है। तो ये एक्चुअली एक स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला है जिसमें 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस तक उसको कंसिडर किया जाता है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बेसिकली एक ब्रिज इन फिगर होता है या प्लग इन फिगर होता है कि यदि पुट कॉल पैरिटी के हिसाब से इस प्रीमियम को मुझे ये अमाउंट होते हैं, तो वो उसको लाने के लिए कितनी वॉलेटिलिटी लगेगी उस मार्केट में उस स्टॉक। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मेराज जी। कोई और सवाल है पार्टिसिपेंट्स आपके एंड से? आप पूछ सकते हैं, आपके ऑडियो अनम्यूट करके, और सवाल आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू ईशान जी, थैंक यू रोहित जी। ओके, हेलो। सो इसी के साथ मैं फिर सेशन कंक्लूड करना चाहूँगा, जैसे कि अभी 7 बज गए, हमारा टाइम भी एक्सीड हो चुका है प्रोग्राम को लेकर। तो इसी के साथ मैं प्रोग्राम कंक्लूड करना चाहूँगा, और मैं सभी
पार्टिसिपेंट्स को विश करना चाहूँगा मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑन बिहाफ ऑफ एनएसडीएल। और आप जागरूक रहिए और सतर्क रहिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये आपका हार्ड अर्न मनी है। आप जब भी, भले ही वो 1 रुपए का स्टॉक क्यों ना हो, आप खरीदो या फिर आप म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदो, आप बड़े ध्यान से उसको प्रॉपर एनालिसिस रख के खरीदिए, या फिर आपको किसी फंड मैनेजर को आप कंसल्ट कीजिए आपको प्रोग्राम जब आप निवेश कर रहे हो मार्केट में। और थैंक यू मिराज जी, आपका काफ़ी अच्छा अपने इंसाइट प्रोवाइड किया हमारे पार्टिसिपेंट्स को। डेरिवेटिव्स को लेकर काफ़ी सवालों का आपने विस्तार में अपने सभी को इंसाइट प्रोवाइड किया है। थैंक यू। और आपको भी मेरी क्रिसमस एनएसडीएल की तरफ से सभी पार्टिसिपेंट। थैंक यू संदीप जी, काफी अच्छा सेशन रहा। मेरी क्रिसमस सारे पार्टिसिपेंट्स को और आपको भी और एनएसडीएल को भी संदीप जी। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ जिस तरह से आपने आज के प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया है, उसी तरह से फीडबैक लिंक ओपन है। आप प्लीज़ वेबसाइट पर जाकर प्रोग्राम को लेकर, आज के प्रोग्राम को लेकर फीडबैक दीजिए, ताकि हम और भी इससे अच्छा कुछ बेटर कर सकें। तो हम ज़रूर सुधार लाएंगे उस चीज़ में। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू ऑल।